welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So guys, this is the last chapter of class 10th geography, which is lifelines of national economy. So let's discuss it. So we use different material and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. मीन्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमें कई बार आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं अपने आसपास में या फिर कहीं से जाकर लाने पड़ते हैं. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. जो गुड्स है या फिर कोई भी सर्विस है वो अपने आप चल के आपके पास नहीं आएगी, तो उसको आप तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है. सो द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिएट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन की. सो सम पीपल आर इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट. और कुछ लोग इस चीज़ में इंडल्ज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाते हैं. एंड दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स. और इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन. ये क्या काम करते हैं? ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. यानी कि जो डेवलपमेंट होती है किसी कंट्री की वो डिपेंडेंट होती है कि कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी अच्छी सर्विस मिल रही है, साथ के साथ जो उनका मूवमेंट है वो भी मैटर करता है. सो देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेसाइट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट. इसीलिए बहुत एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है फास्ट डेवलपमेंट के लिए. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. जो ये मूवमेंट है गुड्स की ये 3 डोमेन्स पर हो सकती है, विच आर लैंड, वाटर एंड एयर. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transports. Means there are 3 types of transport: land, water and air transport. For a long time, trade and transport are restricted to limited space. Means कुछ सालों पहले तक जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में था. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे साइंस और डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, डेवलपमेंट होती गई, द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट expanded far and wide. Today, the world has been converted into large village with the help of efficient and fast-moving transport. आज जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़े विलेज में कन्वर्ट हो चुका है जहाँ पर बहुत ही फास्ट मूविंग और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. यानी कि ये तो है कि आपके पास ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन सिस्टम की. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये इसी वजह से डेवलप हो पाया, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम. देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं. And today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. Means आज इंडिया पूरे देश के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे उसकी कितना भी बड़ा साइज हो कंट्री का, इंडिया का, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितनी भी लैंग्वेजेस हो, कितने भी अलग अलग कल्चर्स हों. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, and internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. जो ये सारी चीज़ें इन्होंने किसी न किसी तरीके से इंडिया की सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत हेल्प की है. The trade from local to international level have added to the vitality of its economy. और जो ट्रेड करते हैं हम लोकली और इंटरनेशनल लेवल पर, उससे भी हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है.
It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comfort of life. और इसकी वजह से हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा चेंजेस हुए, और भी ज़्यादा कंफर्ट बना दिया है हमारी लाइफ को. So in this chapter you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. तो इस तरीके से जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का और कम्युनिकेशन का, वो लोकली, नेशनली और ग्लोबली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर today's world. Now let's see the transport system one by one. So firstly it is roadways. India has one of the largest road network in the world, aggregating to about 56 lakh kilometer. इंडिया का जो रोडवे सिस्टम है वो बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क है, सबसे बड़ा है इन द वर्ल्ड, विच comprises of 56 lakh kilometers. एंड इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, और रोडवेज में इंडिया ने रेलवेज को भी पीछे छोड़ दिया है. दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ease with which they can build and maintain. The growing importance of road transport vis-a-vis rail transport is rooted in the following reason. जो इम्पॉर्टेंस दी गई है रोड ट्रांसपोर्ट को रेदर देन रेल ट्रांसपोर्ट, द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर इट. सो फर्स्टली the construction cost of road is much lower than that of railway line. रेलवे लाइन बिछाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आता रोडवेज का. सेकेंडली, रोड्स कैन ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडोल्टिंग टोपोग्राफी. जो रोड्स होते हैं वो आप किसी भी तरीके से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता रेलवेज में. Thirdly, roads can negotiate higher gradients of slope and as such as transfer mountains such as Himalaya. जो रोड्स होते हैं वो हिमालयाज पे मीन्स माउंटेन्स पे भी बनाए जाते हैं, और जबकि थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है इन कंस्ट्रक्टिंग द रेलवेज. And fourthly, the road transport is economically in transportation of few persons and relatively smaller amount of good over short distances. और जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकली अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और अगर छोटा डिस्टेंस हो तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है टू स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स को ले जाने के लिए भी शॉर्ट डिस्टेंस पे बहुत ईजिली वर्क करता है. फिफ्थली, इट also provide door to door service, means by the railways we cannot reach at on the door of our home, but with the help of roadways we can provide door to door service. Thus the cost of loading and unloading is much lower. इसकी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो जाती है. Sixthly, road transport is also used as a feeder to other modes of transport. जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, सच एज टू प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेलवे. अगर आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है तो भी आपको रोड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और चाहे या फिर एयरपोर्ट जाना हो या सी पोर्ट जाना हो, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो वी रिमेंबर दिस पॉइंट. So in India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity. मतलब कैपेसिटी के हिसाब से 6 classes में डिवाइड कर दिया गया है. So look at the map of national highway and find out about significant role played by these roads. So this is the map of the road transport. So here it is very dense. So firstly it is Golden Quadrilateral Super Highway. So the government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai, means the main 4 capitals of India, by 6-lane super highway. It is a 6-lane super highway. The north south corridor linking Srinagar, means the Jammu and Kashmir, and Kanyakumari, means from Srinagar to Kanyakumari,
and from east to west it is Silchar means in Assam and Porbandar Gujarat are part of this project. Means it covered the north to south and east to west, means whole country of ours. The major objective of these superhighway is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These four are the mega cities of India, and this highway reduces the time and distance between these all cities. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India, NHAI. It is a very important authority for the national highways, so be remember it. Next is national highways. National highways link extreme part of the country. These are the primary road system are laid and maintained by the Central Public Work Department. इन हाईवेज को कौन मेंटेन करता है, वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. एंड अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस. द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर. एक बहुत ही हिस्टोरिकल हाईवे है शेर शाह सूरी मार्ग, विच इज नेशनल हाईवे नंबर 1, which connect from Delhi to Amritsar. So let's see the next, which is a state highway. So the roads linking a state capital with different district headquarters are known as state highways. ऐसे रोड जो स्टेट कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करते हैं वो स्टेट हाईवेज होते हैं. एंड दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. ये स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा मेंटेन किए जाते हैं इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. Next is district roads. These roads connect the district headquarter with other places of the district. Means ये एक district headquarter को दूसरे district headquarter तक join करते हैं. These roads are maintained by the जिला परिषद, और ये roads जिला परिषद द्वारा maintain किए जाते हैं. And there are some other roads, means rural roads which link rural areas and villages with the town. जो village को town से जोड़ते हैं are classified under this category. These roads received special impetus under प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. Means under this yojana these roads get the fund for their maintenance, and under the scheme special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all season motorable roads. ये ऐसे roads होते हैं जो हर सीजन में चल सके और हर विलेज को एक टाउन से जोड़ सके. And another is border roads. Apart from these, border road organization, means BRO, government of India undertakings construct and maintain roads in the bordering areas of the country. Means these are maintained by the BRO, border road organization, and this organization was established in 1960, और ये 1960 में establish किया गया था for the development of roads of strategic importance in the northern and north eastern border areas. ये important इसलिए है क्योंकि जो northern और north eastern border हैं उनकी development करने के लिए यहाँ पर roads बनाए गए. These roads have improved accessibility in areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these area. मतलब वहाँ तक accessibility तो की ही, साथ के साथ economic development भी हुआ उस area का. So roads can also be classified on the basis of type of material used for their construction, such as metal and unmetal. Means roads को आगे भी classify किया जा सकता है on the basis that which material are used for their construction. So these are metal and unmetal. So metal road may be made of cement, concrete and even bitumen of coal. Therefore these are all weather road. जो मेटल रोड होते हैं उनमें सीमेंट, कंक्रीट और बाइटुमेन ऑफ कोल भी डाला जाता है, जिसकी वजह से वो ऑल वेदर रोड्स होते हैं. while the unmetalled roads go out of use in the rainy season. जबकि जो unmetalled roads होते हैं ना वो रेनी सीजन के टाइम में बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट दोज आर unmetalled roads. Next mode of transportation is the railways.
So the railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. इंडिया में रेलवेज एक प्रिंसिपल मोड है ट्रांसपोर्टेशन का. रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरस एक्टिविटी लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, pilgrimage along with transportation of goods over long distances. Means it is a very uh, perform very multi activities. Apart from an important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 ईयर्स. इंडियन रेलवेज को बने हुए 150 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और तब से बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है. इन रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ये हमारी इकोनॉमिक लाइफ को तो बूस्ट कर रहा है, साथ के साथ डेवलपमेंट कर रहा है इंडस्ट्रीज का और एग्रीकल्चर का. सो हियर इज अ फैक्ट दैट इंडियन रेलवेज is the largest public sector undertaking in the country. The first train streamed off from Mumbai to Thane. जो पहली ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से थाने तक चलाई गई थी in 1853. In 1853 which cover a distance of 34 kilometer, and the Indian Railway is now recognized in 16 zones. और आज इंडिया में इंडियन रेलवेज के 16 zones हैं. The distribution pattern of the railway network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factor. जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे नेटवर्क का कंट्री में वो इन्फ्लुएंस करता है by some factors which are physiographic, economic and administrative. Now, the northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth. जो नदन प्लेन्स है वो बहुत ही अच्छे कंडीशंस देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द रेलवेज बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल एज द रिच एग्रीकल्चरल resources. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide beds posed some obstacle. And there are many rivers, large number of rivers on which the construction of bridges is necessary, which is a very obstacle for the railways. And in the hilly terrains of the peninsular region, railway tracks are laid down low hills, gaps or tunnels. और जबकि जो हिली टेरेंस होते हैं वहाँ पर रेलवे ट्रैक को लो हिल्स में या फिर गैप्स में या फिर टनल्स में बनाया जाता है. द हिमालयन माउंटेनियस रीजन टू आर unfavorable for the construction of railway lines due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities. और जो हिमालयन माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन है रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि वहाँ की जो रिलीफ है वहाँ की पॉपुलेशन है और इकोनॉमिकली भी वो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता. Likewise, it was difficult to lay railway lines on the sandy plain of western Rajasthan. इसी तरीके से रेलवे लाइंस बहुत मुश्किल हो जाती हैं इन द वेस्टर्न राजस्थान, swamps of Gujarat, forested tracts of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and Jharkhand. The contiguous stretch of Sahyadri could be crossed only through gap of passes. और जो सह्याद्री रेंजेस हैं वहाँ पर सिर्फ गैप्स या पासेस के थ्रू रेलवेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. एंड इन द रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवेज along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important economic region of India. जो कोंकण रीजन है वहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट के आसपास मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई है रेलवेज की फॉर द पैसेंजर एंड गुड्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ द कंट्री. एंड इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स. मीन्स द नेचुरल फिनोमिना इज़ वेरी ऑब्स्टेकल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. So today the railways have become more important in our national economy than all means of transport put together. अगर सारे ट्रांसपोर्टेशन को एक साथ रख दिया जाए तो भी जो इंडियन रेलवेज हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. However, रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल. हालांकि रेल ट्रांसपोर्ट की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है. मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट.
कुछ पैसेंजर्स आपने भी देखा होगा कि विदाउट टिकट ट्रैवल कर लेते हैं। थेफ्ट्स, चोरी बहुत होती है। एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन, बिना बात चेन खींच लेते हैं, चेन पुल कर लेते हैं, ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं अननेसेसरीली। एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू रेलवे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज होता है रेलवेज को। थिंक ओवर इट, हाउ वी कैन हेल्प आर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो आप बताइए हम कैसे वर्क कर सकते हैं रेलवेज का कि वो सही टाइम पर चलें। सो द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज पाइपलाइंस. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया है इंडिया में. इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज. पहले के टाइम में इनका सिर्फ वाटर को सिटीज़ तक पहुंचाने के लिए या फिर इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था. बट नाउ they are used for transporting crude oil, petroleum product and natural gas from oil and natural gas fields to refineries. मीन्स अब ये ऑयल वगैरह भी ट्रांसपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर्स भी to the big factories and thermal power plants. Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. और इससे solids को भी भेजा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, but only when it is in the slurry form. The far inland location of refineries like Baruni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizers could be thought of only because of pipeline. और ये पाइपलाइन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया इन पोजीशन तक, इन लोकेशंस तक पहुंचाना. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज़ हाई. जो हम स्टार्टिंग में पाइपलाइंस लगवाएंगे तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल. लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज. एंड इसमें कोई ट्रांसशिपमेंट का लॉसेस नहीं होता, ना इतना डिले होता है. There are 3 important network of pipeline transportation in the country. और हमारी कंट्री में 3 मेन नेटवर्क हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के. So these are from oil field, from Salaya in Gujarat and gas pipeline from Hazira in Gujarat. So firstly from oil field in upper Assam to Kanpur, मतलब असम से कानपुर तक via Guwahati, Baruni and Allahabad. It has branches from Baruni to Haldia via Rajband to Murigram and Guwahati to Siliguri. Means it connects the eastern part of the country. Next is from Salaya in Gujarat to Jalandhar in Punjab via Viramgam, Mathura, Delhi and Sonipat. It has branches to connect Koyali near Vadodara, Gujarat, Chaksu and other places. And another one is gas pipeline from Hazira in Gujarat connect Jagdishpur in Uttar Pradesh via Vijaypur in Madhya Pradesh. It has branches to Kota in Rajasthan, Shahjahanpur, Barala and other places in Uttar Pradesh. Means these are the important pipeline network of the country. So that is it for the part 1 of this chapter, class 10th geography chapter 7. And in the next video, in the part 2 of the video, we will cover the following topics which are left behind. So till then, thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel. And you can also give more suggestions on the upcoming videos you want to see.